हेलो एवरीवन, लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लेकर आया हूं आपके लिए इनकम टैक्स की कुछ स्पेशल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसएससी कितने प्रकार के होते हैं और एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि एसएससी कितने प्रकार के होते हैं। एसएससी कुल 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल, इसमें मेल फीमेल दोनों काउंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद आता है कोई फर्म, एओपी, बीओआई, कोई लोकल अथॉरिटी या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और एंड में आती है कंपनी, मतलब कंपनी भी एक एसएससी के तौर पे काउंट होती है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं कि सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल के बारे में। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने के लिए इनकम टैक्स ने कुछ कंडीशंस को बताया है कि आप इस तरह से ये रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल इंडिया में अगर 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में प्रीवियस ईयर में स्टे किया है। और दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर कि एक इंडिविजुअल इंडिया में 60 या उससे ज्यादा दिन और पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा है। ये दो कंडीशन होती है। अब स्टूडेंट, अगर कोई एसएससी, कोई इंडिविजुअल एसएससी दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो कहलाता है रेजिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाता है, कोई कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। अब अगर कोई एसएससी नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। पर अब अगर कोई एसएससी, कोई इंडिविजुअल एसएससी रेजिडेंट हो जाता है तो बात यहां खत्म नहीं होती। अब ये देखना पड़ेगा कि वो एसएससी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ये देखने के लिए फिर से दो कंडीशन इसमें है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये दो कंडीशन इसमें है। अब ये दो कंडीशन क्या है, ये देख लेते हैं। ये दो कंडीशन इसमें ये है कि अगर कोई रेजिडेंट पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा है और अगर कोई पिछले 7 सालों में 730 से कम दिन इंडिया में रहा हो, तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो बन जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये बातें हो गई कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। अब देख लेते हैं कि एचयूएफ के केस में क्या है। एचयूएफ का केस इंडिविजुअल से थोड़ा सा अलग हो जाता है। एचयूएफ का ये देखना पड़ता है कि एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से है। मतलब अगर एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा या फिर पार्टली इंडिया में हो रहा है, पार्टली में अगर 5% भी इंडिया में हो रहा है तो भी वो मतलब पार्टली माना जाएगा। अगर 5% भी हो रहा है तो पार्टली माना जाएगा। तो अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली या पार्टली इन इंडिया है तो हो जाएगी रेजिडेंट। और अगर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब फिर से वही बात आ गई जैसे इंडिविजुअल में था कि अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो बात खत्म हो गई, पर अगर रेजिडेंट हो गया तो उसको आरएनओआर और आरओआर वो कैसे चेक करेंगे। अब आरएनओआर और आरओआर चेक करने के लिए एचयूएफ में कैसे देखेंगे, क्योंकि एचयूएफ कोई एग्जिस्टिंग मतलब कोई आदमी तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं। तो अब एचयूएफ को कैसे देखेंगे, एचयूएफ इंडिया में रही है, एचयूएफ इंडिया के बाहर रही है। तो इस कंडीशन में यहां पर एचयूएफ के कर्ता का, मतलब कर्ता जो है इसमें उसको देखेंगे कि कर्ता अगर कंडीशंस को फुलफिल करता है। अब कर्ता की कौन सी कंडीशन होगी रेजिडेंट में, कर्ता की वही कंडीशन उसमें देखी जाएगी जो हमने एक इंडिविजुअल में देखी थी। मतलब अगर कर्ता में कोई भी एक कंडीशन हो गई तो वो हो गया आरओआर, और अगर दोनों में से कोई कंडीशन वो नहीं करता है तो वो हो गया आरओआर, वही सेम कंडीशन जो हमने इंडिविजुअल में देखी थी। तो ये हो गई एचयूएफ के बारे में। अब अगर कोई फर्म है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इन सब के लिए बिल्कुल सेम एक रूल रहता है, इसलिए इसको एक जगह पे हमने काउंट कर लिया है कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसका पूरा या फिर पार्टली इन इंडिया है
तो ये हो जाएगा रेजिडेंट। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा बाहर से है तो ये हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। इसमें ROR और RNOR का कोई चक्कर इसमें नहीं रहता है, बस इसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट होता है। और स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि इसमें कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये हो सकता है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन डाल दे कि इंडियन कंपनी है बट इसका मैनेजमेंट बाहर से है, तो स्टूडेंट इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इंडियन नेम आ गया, कंपनी इंडियन है, तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। और अदर देन इंडियन कंपनी में हम क्या देखेंगे? अदर देन इंडियन कंपनी में हम देखेंगे कि पोएम इन इंडिया। अब पोएम क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो कंपनी मानी जाएगी रेजिडेंट। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर का है तो नॉन रेजिडेंट। ये सिंपल सी कंडीशंस हो गई कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें हो गई रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में काफी सारी चीजें आ गई होगी और काफी सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बारे में कोई और क्वेश्चन जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई और क्वेरी है रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर के लिए, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करके हमें DM कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।